किस तरीके से रोड शो के लिए उससे पहले जनता के बीच में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, तो किस तरह का उत्साह बनारस में है। भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार सीधी तस्वीरें और जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मालवीय जी की प्रतिमा से इस रोड शो की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का काशी में रोड शो शुरू होने वाला है। ये करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। रोड शो की शुरुआत लंका के मालवीय चौराहे से, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ से होंगी और फिर ये बाबा विश्वनाथ धाम तक या रोड शो पहुँचेगा। ये अलग अलग जगहों से होकर गुजरेगा, जिसमें संत रविदास गेट है, अस्सी शिवाला है, सोनारपुरा है, जंगमबाड़ी है, गोदोलिया चौक है जो बिल्कुल पास ही है विश्वनाथ मंदिर के, यहाँ से गुजरेगा। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम BLW गेस्ट हाउस में करेंगे। कल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से वो अपना नामांकन करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय ने 10 मई को नामांकन किया था। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी सौरभ आपको जानकारी दे रहे थे। क्योंकि अब रोड शो शुरू होने वाला है तो मैं चाहूँगा कि देवकीनंदन जी और आप दोनों बातचीत कर रहे थे। एक रासबिहारी जी, बड़ा मैसेज जाता है बनारस से। आप देखिए बाकी जगह भी चुनाव प्रचार होता है, लेकिन बनारस बनारस है। किस तरह का इम्पैक्ट जाता है और बनारस का वो चार्म अब भी बरकरार है जो 2014-2019 में था, इलेक्शन के लिहाज से, पूरे देश में मैसेज देने के लिहाज से? देखिए, बनारस में हर हर महादेव के बाद अगर कोई दूसरा नाम गूंजता है तो मोदी नाम गूंजता है। बनारस के लोग अभिवादन में हर हर महादेव बोलते हैं, बम बम बोलते हैं। अगर राजनीति की बात हो तो मोदी का नाम सबसे पहले रहता है और आज भी है। मैं तो आज सुबह ही बनारस से लौट के आया हूँ। बनारस में की जो शकल सूरत इन 10 सालों में बदली है। अब तो बनारस में जो लोग आते हैं, जो मतलब 4-5 साल बाद मैंने 15 साल के अंतर में बनारस को कई बार देखा, कई बार जाने का, तो वो तो हमें पता है कि वहां पे बहुत कुछ बदल गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पूरे देश पर जो इसका इंपैक्ट पड़ता, जो एक मैसेज, गुजरात छोड़कर बनारस जाना 2014 का एक मकसद 2019 में भी देखा। आपको लगता है कि 2024 के इस चुनाव में भी वो चार्म बरकरार है, वो मैसेज जा रहा है? पूरी तरह मोदी का जादू वहाँ बरकरार है। और बनारस सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और मोदी खुद कई राष्ट्रों के अध्यक्ष को बनारस घुमाने ले गए हैं, गंगा आरती का दिखाई है। और वो जो जादू है मोदी का, वो वहाँ के लोगों पे बहुत सिर चढ़ के बोल रहा है। कोई सोच नहीं सकता है कि मोदी के बिना काशी कैसी होगी। मोदी अब काशी के एक एक आदमी के मन में बस गए हैं और वहाँ दिखाई भी देता है। जिस तरह से काशी चमकी है, उसी तरह से मोदी वहाँ चमके हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि ये काशी का संदेश जो है, ये पूरे देश में भी जा रहा है। सब लोग मान रहे हैं कि काशी के सांसद ने काशी बदली है तो देश भी बदला है। तो यही जो बदलाव है, यही लगातार मोदी को सत्ता में बनाए रखने का एक मंत्र है। और जिस तरह से मोदी काम करते हैं, मोदी की जो काम करने की शैली है, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है, बहुत सारे नेता जेल में हैं, परियोजनाएं लागू की हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि जो परियोजनाएं लागू की है वो वोट के लिए है। अगर सड़कें बनी हैं तो वोट के लिए नहीं है, वो सड़कें एक विकास का राह दिखाती हैं। अब बनारस के चारों तरफ बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हाईवे। हाँ, बनारस बिल्कुल बदल गया है। अभी तो अगर किसी ने पुराना बनारस देखा हो, आज का बनारस देखो तो आपको बहुत बदलाव। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवकीनंदन जी भी इस फर्क को अनुभव कर चुके होंगे। देवकीनंदन जी, बनारस का एक इम्पैक्ट, एक तो है बनारस की बात जो रासबिहारी जी ने कही, नो डाउट बनारस में मैं भी जब जाता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, उनके चुनाव में बम्पर जीत की किसी को कोई ये नहीं सोच सकता कि कोई उनके सामने टिक भी पाएगा। केजरीवाल भी शुरुआत में आजमा चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ बनारस की नहीं, आपको लगता है वो जो एक इम्पैक्ट, एक मैसेज है बनारस का, वो पूरे चुनाव पर पड़ता है और इसीलिए ये भव्यता है? देखिए, नामांकन कई हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन मतलब आगे के चरणों के लिए एक बड़ा मैसेज। दरअसल बनारस को मोदी जी ने क्यों चुना, इसको हमको समझना होगा। मोदी जी जब 2014 में नेता बने भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, तब ये विचार हो रहा था कि कौन सी सीट से मोदी जी चुनाव लड़ें। एक तो बड़ोदरा से वो लड़ ही रहे थे,
एक सीट और कौन सी होगी जो उत्तर प्रदेश में होगी। तो ये पाया गया कि बनारस चूंकि एक सांस्कृतिक नगरी और धार्मिक नगरी है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पूरी चुनावी पॉलिटिक्स धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म के बिना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अधूरी है। हालांकि वो दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो केवल वो धार्मिक बात करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी का भाषण परमानेंट चलता रहता है, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे कोई नेता हो। वो मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने ये मान लिया है कि अगर हिंदू पोलराइज हुआ तो हमारी सरकार चलती रहेगी। ये देखिए, डेवलपमेंट मैं के आता हूं काम आपके हर पास में। सरकार इस समय सीधी तस्वीरें, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं जो देख रहे हैं। महामना मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को चुना, उसकी बहुत सारी वजह हैं, हम राजनीतिक तौर पर जानते हैं, और उसको आप समझ भी सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी तो है ही, और हिंदुत्व की राजनीति रही है। आप देख रहे हैं किस तरह भगवा माहौल एकदम आपको हर जगह पर देखने को मिल रहा है। भगवा ही कुर्ते में आज दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी, और इस वक्त बनारस के तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए। निश्चित तौर पर बनारस में उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप कभी भी लगा सकते हैं। वो जब भी जाते हैं तो इसी तरह रोड्स जो हैं वो अटी पड़ी रहती हैं लोगों से। बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए उमड़ जाता है यहाँ पर। उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र है, संसदीय सीट है, एक बार फिर यहाँ से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन एक बड़ा मैसेज भी जाता है। धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है, काशी विश्वनाथ को लेकर लोगों के मन में एक आस्था भी है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती चुनाव से ही इसको चुना, और वाराणसी की जनता ने भी उनको खूब प्यार दिया। तो ये म्यूचुअल है। और जैसा राज बिहारी जी बता रहे थे कि आप बनारस में अगर जाएंगे तो बनारस बहुत परिवर्तित हो गया है। गलियों का एक नगर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा के किनारे 80 घाट के लिए जाना, अब आप जाएंगे तो आपको 80 घाट या फिर गोदोलिया चौक, जो कि बहुत ही सकरा रास्ता था, और वहाँ पर ट्रैफिक एक चुनौती रहती है अब भी बनारस में, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी काम किया जा रहा है। और बहुत हद तक आप अगर बनारस की बाहर की सड़कों को और बड़ी सड़कों को देखेंगे तो उस पर काफ़ी काम किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 सालों में काफ़ी काम हुआ है, ये लोग भी मानते हैं। मेरी कई बार बनारस के लोगों से बातचीत हुई। सुरक्षा का एक मुद्दा जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, दिल्ली के संदर्भ में राज बिहारी जी ने अभी चर्चा के दौरान उठाया था, वो मैंने बनारस में भी देखा। बनारस में भी कई लोगों, महिलाओं का खास तौर पर ये मानना था कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई। हालांकि ये पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है, योगी आदित्यनाथ को इसका श्रेय जाता है। पिछला चुनाव जो लड़ा गया था उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा, 2-3 मुद्दे अगर ऊपर रहे होंगे तो उसमें उनकी बुलडोज़र बाबा वाली छवि, और दूसरा सुरक्षा का, खास तौर पर महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। निश्चित तौर पर फ्री राशन और दूसरी चीज़ें होती हैं। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, रथ पे सवार हो गए हैं प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के लिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ में हैं। बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अब मैं आऊँगा देवकी नंदन जी, और उसमें आपका जो एक आलोचनात्मक व्यू है उसको भी अवश्य लूँगा मैं, और ज़रूरी भी होता है वो। लेकिन मैं चाहूँगा कि इन तस्वीरों के विषय में, काशी में जो कार्य हुए हैं उनके विषय में, और प्रधानमंत्री मोदी की इस रणनीति के विषय में भी आप बताएं कि ये कितना आपको इम्पैक्टफुल लगता है कि उनका एक बहुत ही सोचा समझा समझदारी वाला फैसला था जो आज तक बीजेपी के काम आ रहा है, और हो सकता है कि इस चुनाव में भी काम आए। मैं यही तो बता रहा था आपको कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चूंकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, और जो काशी है उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में काशी का नाम है, और वो हिंदुत्व की एक बड़ी नगरी है। इसी वजह से उन्होंने काशी का चयन किया कि 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब मैं बनारस में ही था, और इसी वजह से उन्होंने बनारस का चुनाव किया कि इसका मैसेज पूरे देश में देना होगा कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े पहरुआ जिसे कहते हैं, कि मतलब हिंदुत्व को सबसे आगे बढ़ाने वाला मैं ही हूं, और मैं काशी से चुनाव लड़ रहा हूं। तो इसका, ये पूरे देश में इसका इंपैक्ट गया। और अगर आप देखेंगे काशी में नो डाउट कि कोई बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, और उन डेवलपमेंट का लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन अभी आपने जो एक बात कही है, जो मूलभूत समस्या है काशी की, वो है जाम। उस समस्या से कोई निजात, जैसे पहले हालात थे वैसे आज भी है। देखिए, काशी में एक कॉरिडोर बन गया, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। कॉरिडोर जब बना तो करीब
250 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर तोड़ दिए गए, ये भी आपको जानकारी होगी। और इसकी वजह से लोगों में, जो उन मंदिरों में जिन लोगों की आस्था थी, जो लोग वहां जाकर के पूजा करते थे, जो पुजारी थे, जो उसके महंत थे उन मंदिरों को, वो थोड़ा दुखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग काशी में एकदम खुशहाली हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है एक पार्टी की तरफ से कि नहीं, काशी बदल रहा है तो पूरा देश बदल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से लड़ने के लिए आए थे और उन्होंने पूरे देश से एक वायदा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करूंगा। मैं, प्रवीण जी और रास बिहारी जी, आप दो बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि क्या कहीं पर गुजरात मॉडल क्या था और गुजरात मॉडल कहां पर लागू हुआ, क्या कोई बता सकता है? हाँ, कोई नहीं बता सकता। मैं भी क्योंकि बता सकता हूँ, गुजरात लेकिन मॉडल क्या मैं था? चाहूंगा कि मेरी भूमिका जो है उसी पे रहूं। रासबिहारी जी, आप थोड़ा सा बताएं इस पर कि आपको क्योंकि कैसे। गुजरात मॉडल के बारे में देवकीनंदन मोदी जी जी, गुजरात ठीक मॉडल है, तो मैं बताते मैं थे। बता ये देव बढ़िया है, देव आपने देव ये नहीं बताया कि आपने एक गुजरात सवाल में उठाया, मॉडल क्या ये महत्वपूर्ण सवाल है। आइए सुनते हैं देखिए क्या देवकीनंदन जी, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो उसके बाद में जब चुनाव से पहले 3 मॉडल लोगों के सामने रखे गए थे। एक नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, एक राहुल गांधी का मॉडल और एक नीतीश कुमार का बिहार मॉडल। और इस पर जब बहस होती है तो राहुल गांधी का मॉडल क्या था, वो आज तक कांग्रेस नहीं बता पाई राहुल गांधी का मॉडल क्या है। नीतीश कुमार का क्या मॉडल था, वो आज तक नीतीश कुमार नहीं बता पाए। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार के पास कहने के लिए था कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल था भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। गुजरात में 12 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार पर बड़ी लगाम लगाई। उद्योगों में निवेश के लिए वाइब्रेंट गुजरात के आयोजन हुए, जिससे गुजरात में निवेश बढ़ा, उद्योग बढ़ा। और सबसे बड़ी बात थी कि गुजरात में कभी उद्योगों में अशांति नहीं रही। गुजरात के उद्योग हमेशा शांति से काम करते रहे। वहाँ मजदूरों ने कभी कोई समस्या नहीं उठाई, क्योंकि वहाँ उनको ठीक तरह से वेतन मिलता रहा और सुविधाएं मिलती रहीं। तो और जो गुजरात में सड़कें थीं, गुजरात के लोगों को बाहर भी, विदेशों में भी बहुत बड़े पैमाने पर काम मिला। और अगर आप देखेंगे आज तो गुजरात के जो कंपनियां हैं वो विदेशों में भी बड़े बड़े ठेके उठाकर काम कर रही हैं। ये गुजरात का मॉडल था कि गुजरात को विकास में नंबर 1 बना के उन्होंने वो दिखाया। लेकिन जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं कि राहुल गांधी का कौन सा मॉडल था, आज तक कोई मॉडल सामने नहीं आया। तो यही जो गुजरात का मॉडल उन्होंने जो लागू किया देश में, सड़कों का जाल बड़ी तेज़ी से फैलाया, स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी तेज़ी से विकास हुआ, जो M6 थे बढ़कर 22 हो गए। और इसी तरह से उन्होंने शिक्षा, तमाम कितने बड़े यूनिवर्सिटी आज खुल रही हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। ये था विकास। और सबसे बड़ी बात है कि जनता से फीडबैक लेकर काम करना। अब जैसे आप कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, राशन पहले भी मिलता था, कोरोना से पहले भी मिलता था, गरीबों को कम दाम पे मिलता था। इन्होंने पूरी तरह कोरोना में फ्री किया। तो ये तो गुजरात का मॉडल जो है वो देश को नंबर 1 बनाने के लिए है, आर्थिक तरक्की के लिए है। आज भारत जब 2014 बने था, देश 10वें नंबर पर था विश्व में जी, आज 5वें नंबर पर है। और ये माना जा रहा है कि अगले साल 4थे नंबर पर आएगा और 2029 से पहले 30वें नंबर पर भारत ये बड़ी लंबी बहस है। और आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी बनारस की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है, लंबा रोड शो चलेगा तो बातचीत भी लंबी चलती रहेगी। देवकीनंदन जी, एक बात तो है कि हर चीज़ मैं ये नहीं कह सकता, नो डाउट बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति रही, खुलकर करते हैं,
और करा ही है उन्होंने। राम मंदिर को लेकर हो या उनके घोषणा पत्र को लेकर हो, कभी इस बात से कोई परहेज नहीं रहा है और उसका साफ संकेत दिया जाता है। तो ये तो राजनीति का तरीका है। हमने देखा था उधर तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी बीजेपी हमेशा वार करती रही है, विपक्ष पर, कांग्रेस पर। कुछ बातें हैं जिन पर बहुत सारे सवाल पूछे भी जा सकते हैं और वो राजनीति भी जो है वो चुभने वाली कई लोगों की। लेकिन राजनीति में हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक स्टैंड लेता है। क्या जितने काम अभी गिनाए, काफ़ी सारे काम गिनाए रासबिहारी जी ने, इन कामों को खारिज किया जा सकता है? ये तो मानना पड़ेगा कि काम हुए हैं और काम होने की गुंजाइश हमेशा बरकरार रहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे काम पूरे हो जाए। नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि सभी सरकारें काम करती हैं। नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार में काम हुआ, इससे पहले की भी सरकारों में काम हुआ। लेकिन जो प्रचार का तरीका है, वो पिछली सरकारों ने प्रचार पर उतने पैसे नहीं खर्च किए जितने काम पर खर्च किए। आज की जो स्थिति है, जितना काम नहीं हो रहा है उसका 20 गुना प्रचार हो रहा है। अभी आपने बताया एम्स की बातें आपने कही कि इतने सारे एम्स खुल गए, मेडिकल कॉलेज खुल गए। मैं आपको आइए एम्स और मेडिकल कॉलेज की हालत दिखा दूं, तो मैं उत्तर प्रदेश की दिखा दूंगा। एम्स में, अब मैं, गोरखपुर है, मुख्यमंत्री जी का शहर है, वहां के एम्स का हालत क्या है? वहां पर डॉक्टर नहीं है। एम्स डॉक्टर चलाएंगे या बिल्डिंग चलाएंगे? मेडिकल कॉलेज डॉक्टर चलाएंगे या बिल्डिंग चलाएंगे? देखिए क्या है, आज पीजीआई है वो लखनऊ में खुला है, एम्स दिल्ली में खुला है। इसकी क्या कोई तुलना कर सकता है क्या? एम्स दिल्ली की तरह कोई एम्स बना है क्या? कहीं पूरे देश में एम्स चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ और लखनऊ पीजीआई की तरह कोई पीजीआई और एम्स काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि फैसिलिटेशन नहीं है। हमने गिनती के लिए खोले हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब हम गिनती के लिए खोलते हैं तो वोट के लिए खोला जाता है। जब हम मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे इस बात पे, जब हम डेवलपमेंट के लिए करते मैं एक चीज जोड़ना भी चाहूंगा देवकीनंदन जी। हो सकता है कि ये पॉइंट जो है आप इस पर अपनी राय। आपको 2 एम्स बता सकता हूं। मैं चाहूंगा एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा। कोई भी चीज की शुरुआत होना, देखिए एम्स डॉक्टर से चलता है, आपने खुद ही इसका एक जवाब भी दिया है। डॉक्टर्स की उपलब्धता एक चुनौती रहती है। हम जानते हैं निश्चित तौर पर आज भी किसी को इलाज कराना होता है तो दिल्ली की तरफ भागता है, मुंबई की तरफ भागता है, कुछ जगहों पर भागता है, या बड़े बड़े शहरों के लोग जो हैं वो कुछ विशेषज्ञों के लिए दूसरी। हाँ, एम्स की शुरुआत होना और फिर उसके डेवलपमेंट पर काम करना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई छोटी प्रक्रिया है। आप इस पर फिर भी अपनी राय रखें, क्योंकि आपने कहा कि एक इवोल्यूशन होता है किसी अस्पताल का भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देश में कांग्रेस या जो भी सरकारें रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, इतना जो भी काम हुआ देश के भीतर, इतना प्रचार प्रसार उसका नहीं हुआ जितना आज की तारीख में हो रहा है। तो होता क्या है कि जब चूंकि हम लोग मीडिया से भी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मीडिया में काम किया है, देखिए जब बार बार किसी के जेहन में एक ही बात दिखाई जाती है तो उसके जेहन में वो बात बैठ जाती है। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि केवल लोगों के जेहन में बिठाने का काम हो रहा है। काम हो रहा है, ये भी बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, काम हो रहा है, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना काम नहीं हो रहा है। आज बताइए महंगाई कहां चली गई? आज टैक्सेशन कहां चला गया? 201 व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है और 100 रुपए कमा रहा है तो आप मान के चलिए कि वो करीब 30 रुपए टैक्स पर खर्च कर रहा है। ये क्या पहले ऐसा था क्या? आज इनकम बढ़ नहीं रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, चाहे पेट्रोल के दाम हो, हर चीज पे इसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? पब्लिक पर। जब ये सब चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं तभी पार्टी धर्म का सहारा लेती है, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर व्यक्ति की एक धार्मिक भावना होती ही होती है, और वो कभी न कभी उसको अगर याद दिलाया जाए बार बार कि आप इस धर्म के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप बताया जाएगा बार बार कि देखिए 500 साल में मंदिर, राम मंदिर नहीं बना, आज बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के कार्यकाल में हालांकि ये भी बात सच है कि सिर्फ बात धर्म की नहीं होती है, बात विकास की कई। लेकिन आप ये सही कह रहे हैं कि हमारे देश में राजनीति और भावनात्मक पहलू, आस्था को लेकर, धर्म को लेकर ऐसा है कि लोगों पर इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, तो उसको क्यों छोड़ा जाए, उसको कैसे नजरअंदाज कर दें? बात हो रही है, डेवलपमेंट जो किया जा रहा है उस पर बात नहीं हो रही है। जो बताया जा रहा है डेटा वो सही नहीं है। आप बताइए, अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2.25 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया 10 साल के भीतर,
ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हर व्यक्ति पे कर्ज बढ़ रहा है, कोई सरकार पे कर्ज नहीं बढ़ रहा है, ये पब्लिक पर कर्ज बढ़ रहा है। और जो सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट नहीं कर रही थी और ये सरकार डेवलपमेंट, हर सरकार अपना डेवलपमेंट की स्कीम लेकर के, आप बताइए जितनी भी स्कीमें चल रही, मैं एक एक स्कीम का नाम गिना रहा हूं आपको। पहली स्कीम मुफ्त राशन, ये पहले से चलता था, जैसा रास बिहारी जी ने भी बताया, वो 1 रुपए 2 रुपए किलो पर राशन मिला करता था। इससे पहले ये जो मेट्रो की स्कीमें थी, ये पहले की सरकारों की मेट्रो की स्कीम थी, मेट्रो चल रहा था। आप बताइए कि मेट्रो जो पिछली सरकार ने उद्घाटन कर दिया, उस मेट्रो को सरकार ने आगे बढ़ा। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो पिछली सरकारों के ही काम को आगे बढ़ाया गया, लेकिन पिछली सरकार ने उतना प्रचार नहीं किया पब्लिक के बीच कि मैंने आपके लिए ये किया। आपको मैं एक और जानकारी दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जहां कहीं भी रैली होती है, जहां भी उनकी सरकारें हैं, किसको बुलाया जाता है उस रैली में? उस रैली में बुलाया जाता है लाभार्थी को। लाभार्थी कौन है? राशन पाने वाला, आवास योजना पाने वाला, शौचालय पाने ये वाला। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अभी रैली चल रही है तो मैं जरा बनारस एक बार फिर दर्शकों यहीं से शुरू करूंगा। मैं आपकी बात शुरू करूंगा देवकीनंदन जी। सौरभ मेरे सहयोगी वहां पर लगातार भीड़ में हैं, तो जरा उनका सहयोग ले लें। सौरभ, क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या लोगों का कहना है, जरा हम जानना चाहेंगे बनारस में क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने रोड शो की शुरुआत की, वैसे ही यहाँ महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए लोगों की होड़ लग गई। महामना की प्रतिमा के साथ लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भी हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद उन्हें प्रधानमंत्री को करीब से देखने का मौका मिला, तो उत्साह सातवें आसमान पर है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो आगे की पंक्ति में थे और उन्हें यह संयोग मिला कि जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखा। वो कड़ी धूप में काफी देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे और रोड शो की शुरुआत से पहले जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण अभिनंदन किया, लोगों का, काशी की जनता का आभार भी जताया, स्वीकार किया। हमारे साथ युवा हैं, उनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस आपका। सबसे पहले बनारस में तुम्हारा स्वागत है। ओम नमः पार्वती पता महादेव। एकदम भगवामय है काशी। अब की बार 400 पार मोदी सरकार। आप क्या कहेंगे? आप अब की बार 400 पार और मजा आ गया। मुझे विदेशी एकदम 400 बार पूर्ण सरकार एकदम भाजपा की बन रही है इस बार। तो यहाँ जो युवा हैं वो काफी जोश में हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पास से देखने का मौका मिला उन्होंने, वो पार की नारेबाजी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूरी काशी जो है इस समय मोदी मय हो गई है। हर आदमी जो है हर हर मोदी के नारे लगा जी। धीरा वो उनका जो उनको प्रधानमंत्री। मैं आता हूं सौरभ, आपके पास दोबारा आता हूं, फिर बातचीत करेंगे। आप और हम तस्वीरें इसी तरह दिखाते रहेंगे। रास बिहारी जी, अभी आपने देखा देवकीनंदन जी ने कई पॉइंट्स रखे हैं। आप वहाँ बनारस का तो जैसा आप बता चुके हैं, और ये बात सही भी है कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ज़बरदस्त है। देश में भी हम देख रहे हैं कि अभी इस वक्त बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। लेकिन एक पॉइंट जो देवकीनंदन जी ने उठाया कि काम किया जा रहा है, लेकिन जो जितना बताया जा रहा है उतना नहीं किया जा रहा है, इस बात से आप नहीं, मैं देखिए इसको देवकीनंदन कैसे जी काउंटर की इस करेंगे? बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वाजपेयी सरकार ने भी बहुत काम किए थे, खास तौर पे सड़कों को लेके, और उन्होंने पूरा प्रचार किया था। उनका नारा ही था साइनिंग इंडिया। और मनमोहन सिंह कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें कितने काम हुए थे वो भी अपने हिसाब से प्रचार किया, लेकिन उनके साथ में क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो अपने सहयोगी दलों के दबाव में उनको काम करते रहते थे। और दूसरा यह है कि जो पावर सेंटर था वो कुछ और लोगों के हाथ में था, तो उसका असर भी जनता पे पड़ा। वही बातें चुनाव में 2014 के चुनाव में भी उठाई गई थी। महंगाई भी उस समय मुद्दा था, लेकिन महंगाई भी इस बार है, लेकिन ये तो काम विपक्ष का है ना, मुद्दा बनाए उसको, लोगों के सामने जाए ना, लोगों तक पहुँचे ना, लोगों को सड़कों पे तो लेके आए। भाई महंगाई है, ये महंगाई कैसे दूर होगी?
मोदी जी ने वादे किया था महंगाई कम करेंगे, तो कौन महंगाई कम नहीं किया? तो विपक्ष का काम था सड़कों पे लेके आती। विपक्ष कहाँ सड़कों पे दिखाई दिया है? उतने इफेक्टिव तरीके से विपक्ष इन मुद्दों को नहीं उठा पाया। विपक्ष के नेता कहाँ महंगाई को मुद्दा बना पाए हैं। और दूसरा यह है कि महंगाई तो बंगाल में भी है जहाँ टीएमसी का राज है, और भी जो कांग्रेस के 2 शासित राज्य हैं वहाँ भी महंगाई है। तो वहाँ महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है? महंगाई केवल एक केंद्र सरकार का काम तो है नहीं, महंगाई तो राज्य सरकारों का भी काम है। लेकिन जिस तरह से बात की जाती है महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लेकिन वो लोगों में दिखाई नहीं दे रहा ना, उसके प्रति गुस्सा तो नहीं दिखाई दे रहा है। लोग चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन सरकार पलट दे महंगाई पर ऐसा गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो अभी देवनंद जी ने कही थी कि 10 साल में सत्ता विरोधी लहर है, मुझे तो कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखाई दे रही। अगर सत्ता विरोधी लहर होती तो वोटिंग परसेंटेज और ज़्यादा होता, लोग बहुत ज़्यादा घरों से वोट निकाले, सरकार बदल देनी है। ये तो जो लोग वोट डालने आए हैं, विपक्ष भी कहाँ अपना वोट डलवा पा रहा है? विपक्ष पे वर्ग के पास भी कहाँ नेटवर्किंग है? केवल रैली निकालना, बात करना, मोदी को हटा देंगे। जो मोदी को हटाने के लिए एकजुट होते उनका आज क्या हाल है? बंगाल में गठबंधन टूटा हुआ है, केरल में टूटा हुआ था। कहाँ पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं? कहाँ दिखाई दे रहा है? बड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विपक्ष कितनी मजबूती से उठा पाया मुद्दों को, कमजोर है वो तो मान ही रहे। देवकीनंदन जी शुरू में ही कह चुके कार्यकर्ता नहीं है तो फिर